Hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं दैट किस तरह से हम प्रैक्टिकली स्ट्रक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक एप्लीकेशन में. हम इसमें एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग स्ट्रक्ट्स टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्ट्स बेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल प्रोग्राम है दैट एक एग्जाम्पल प्रोग्राम आई वुड से टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्ट्स. एंड पिछले चैप्टर में हमने कवर किया था स्ट्रक्ट्स. तो जस्ट इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट to understand that we might when we might want to use structs. Let's write a program that calculates the area of a rectangle. तो खुद करते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा एग्जांपल्स को नहीं देखते. तो भाई आपके पास एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है दैट आपको क्या लिखना है, दैट एक ऐसा प्रोग्राम जो कैलकुलेट कर सकता है एक रेक्टेंगल का एरिया. तो एक फंक्शन बना लेते हैं कैलकुलेट एरिया. एंड इसमें हमें क्या चाहिए होगा, एक एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी नीड विड्थ एंड हाइट. सो हम ले लेते हैं एक विड्थ. ओके, सो विड्थ का टाइप होगा I32 और या फिर हम पॉजिटिव ले सकते हैं दैट इज़ लाइक U32. वॉट दे आर टेकिंग, ये U32 ले रहे हैं, राइट. ओके, एंड हम ले लेते हैं एक हाइट दैट इज़ U32 बिकॉज हाइट एंड विड्थ एंड हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. तो इट्स मेक्स सेंस टू हैव दिस, राइट. एंड ये रिटर्न भी क्या करेगा, एक U32 रिटर्न करेगा. एंड यहाँ पर हमें बस क्या रिटर्न करना है, विड्थ इंटू हाइट. सो इज़ दिस अ वैलिड फंक्शन, राइट. ये हमने लिखा एक एरिया जो कैलकुलेट करता है एरिया. अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले एक विड्थ ले लेते हैं. सो W ले लेते हैं फॉर अ विड्थ. सो लेट्स से दैट मेरी विड्थ है 100. ओके, एंड एक हम ले लेते हैं हाइट इज लेट्स से 200. अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट एरिया इक्वल्स कैलकुलेट एरिया. ये हमने दिया विड्थ और ये हमने दे दी हाइट. एंड यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट से प्रिंट ln दैट द एरिया इज एंड वी कैन जस्ट प्रिंट द एरिया. ओके, सो अगर अब हम इसको रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, यू कैन सी दैट माई प्रोग्राम इज रनिंग फाइन. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इज कि अगर मैं इसको लेट्स से एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट करूँ, यहाँ पर मुझे पता कैसे चल रहा है कि फर्स्ट वैल्यू विड्थ है और सेकेंड वैल्यू हाइट है. हो सकता है ना यूज़र ऐसे भी डाल दे. इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, राइट. मुझे नहीं पता दैट इनमें से कौन सी वैल्यू विड्थ एंड कौन सी हाइट है बिकॉज मैंने ये फंक्शन लिखा. आई नो दैट फर्स्ट वैल्यू विड्थ एंड हाइट है. सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर अगर आप देखोगे दैट ये विड्थ है और ये हाइट है, इन दोनों का ना कोई आपस में रिलेशन नहीं है ना. इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. ये अनरिलेटेड वैल्यूज़ है, ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं. हाइट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, विड्थ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हमने ना इनको ग्रुप नहीं किया, दे आर नॉट ग्रुप्ड डेटा. सो इस प्रोग्राम को एक बार आप पढ़ो. इन्होंने विड्थ लिया, हाइट लिया, इन्होंने कहा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस स्क्वायर पिक्सल्स. एरिया फंक्शन कॉल किया, विड्थ हाइट भेजा, सेम प्रॉब्लम. अब यहाँ पर बात करते हैं द कोड सक्सीड्स, दैट इज फाइन. लेकिन figuring out the area of rectangle by calling area function with each dimensions, but we can be more clear about this and readable. इस पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, द एरिया फंक्शन इज सपोज टू कैलकुलेट द एरिया of one rectangle, but the function we wrote has two parameters and is not clear anywhere in the program that the parameters are related. It would be more readable and more manageable to group the height and width together. We have already discussed one way of doing that is the tuple type. लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे टपल्स को यूज़ कर सकते हैं. तो पहला हमारे पास क्या आता है, पहला तरीका आता है कि इस चीज़ को और लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे टपल्स का यूज़ कर सकते हैं. कैसे, एक काम करते हैं, हम इसको बोलेंगे भाई इस तरह से मत लो, ठीक है. डायमेंशंस को तुम ना डायमेंशंस को लो एज अ टपल जिसमें फर्स्ट वैल्यू इज़ U32, second value is also U32. Then what you can do is you can just destructure the width and the height using this dimensions, ठीक है. इट इज़ बेसिकली हम ना ग्रुप कर रहे हैं वैल्यूज़ को. एंड फिर हम यहाँ पर बना सकते हैं लेट डायमेंशंस. ओके, या फिर हम यहाँ पे रेक्ट लिख देते हैं दैट एक रेक्टेंगल बना रहे हैं. सो रेक्ट इक्वल्स, सो जिसकी डायमेंशन होने वाली है लेट से 30, 40. सो फर्स्ट वैल्यू मेरे को पता है कि फर्स्ट वैल्यू होने वाली है एक विड्थ और ये होने वाली एक हाइट. एंड इस रेक्ट को हम इस डायमेंशंस में पास कर देंगे. सो दिस इज ऑल्सो वैलिड प्रोग्राम. रन करोगे इट विल वर्क, बट स्टिल इट इज़ मोर क्लियर. पहले से काफ़ी अच्छा है बिकॉज इसमें क्या हुआ, हमने हाइट और विड्थ को ना ग्रुप कर दिया बिकॉज दे आर रिलेटेड वैल्यूज़. This program is better. Tuples let us add a bit of more structure and we are now passing just one parameter, right? Just one argument. But in other way, the vision is clear. Tuples don't have name their elements, so we have to index into the parts, making our calculation less obvious. You can see that यहाँ पे जो calculation जिस तरह से ये कर रहे हैं,
दिस इज लेस ऑब्वियस. मिक्सिंग अप द विड्थ एंड हाइट वुडंट मैटर फॉर द एरिया कैलकुलेशन बिकॉज हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं. बट अगर हमें एक ड्रॉ करना होता है रेक्टेंगल स्क्रीन पे देन इट वुड मैटर. तो लेट से ये कैलकुलेट नहीं करता, ये एक्चुअली में ड्रॉ भी करता है रेक्टेंगल को. तो इस केस में मैटर करता कि फर्स्ट वैल्यू विड्थ ही होनी चाहिए, सेकंड हाइट ही होनी चाहिए, वरना रेक्टेंगल ऐसे के बजाय ऐसे बन जाएगा, है ना. तो इस चीज़ को रिफैक्टर करते हैं. ठीक है, इस चीज़ को रिफैक्टर कर सकते हैं एडिंग मोर मीनिंग विद स्ट्रक्ट्स. तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस कोड को और क्लीन करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल. एंड इस रेक्टेंगल के अंदर वी कैन हैव टू फील्ड्स, विड्थ विच इज़ ऑफ u32 एंड वी कैन हैव हाइट ऑफ u32. एक रेक्टेंगल बन गया. अब हम इसको बोलेंगे भाई मेरे को ना एक रेक्टेंगल दो जिसका तुम्हें कैलकुलेट करना है एरिया. सो भाई मेरे को तो एक रेक्टेंगल चाहिए जिसका टाइप होगा एक रेक्टेंगल. एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट रिटर्न सेइंग भाई रेक्टेंगल की विड्थ को लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो रेक्टेंगल की हाइट से. नाउ दिस फंक्शन इज मोर क्लियर. करेक्ट. अगर आप देखोगे कितना क्लियर फंक्शन है भाई, मैं तो एक रेक्टेंगल टाइप का लूँगा जिसमें रेक्टेंगल की विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करूँगा. अब आप यहाँ पर एक टपल बनाने के बजाय यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ रेक्टेंगल का इंस्टेंस जिसमें आप विड्थ दे सकते हो 32, जिसमें आप हाइट दे सकते हो 52 लेट्स से. ठीक है, या फिर आप 50 दे सकते हो. एंड व्हाट यू कैन डू, जस्ट 1 सेकेंड, इसको सेमीकोलन लगा दो एंड इस रेक्टेंगल को हम यहाँ पर पास कर देंगे. सो नाउ यू कैन सी दैट दिस प्रोग्राम इज मोर क्लीनर. तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी द फुल कोड. सो दिस इज द फुल कोड. ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं है. सो नाउ यू कैन सी दैट ये कोड हमारा कितना क्लीन हो चुका है. रेक्टेंगल एक स्ट्रक्चर है जिसमें वी नो दैट ये एक विड्थ है, ये एक हाइट है, इसमें गलती के चांसेस नहीं है. तो अगर यूज़र हाइट को पहले भी मेंशन कर देता है दैट्स फाइन. हमारे पास कॉन्क्रीट लाइक हमारे पास फील्ड के नेम्स हैं. सो दिस कोड इज़ मोर क्लियर एंड रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखोगे इस कोड को रीड करना बहुत आसान है. दिस इज़ ऑब्वियस कि ये हाइट है और ये विड्थ है. मेरे को ये ट्रैक नहीं करना है कि भाई जीरोथ वाली हाइट है या विड्थ है. इंडेक्सिंग का यहाँ पे कुछ नहीं है. सो दिस इज़ वन थिंग. द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमने यहाँ पर जो ये प्रोग्राम लिखा, हमने यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ क्या की, हमने यहाँ पर रेक्टेंगल की ओनरशिप ले ली. तो मतलब कि वंस वी हैव टेकन द ओनरशिप, ये रेक्टेंगल जो है ना यहाँ पे मूव हो जाएगा, है ना. इट्स अ मूव. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द ओनरशिप आप एक काम करो ना, आप इसका सिर्फ एक इंस्टेंस ले लो. ठीक है, इसका एक बोरो कर लो, इसको आप बोरो करो. ओके, सो नाउ दिस प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फाइन. इफ यू विल रन द प्रोग्राम यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. बिकॉज अगर आप इसको इस तरह से करोगे विदाउट बोरिंग तो यू कैन नॉट यूज रेक्ट बाद में बिकॉज आपने उसको मूव कर दिया. सो इंस्टेड ऑफ मूविंग इट यू शुड टेक अ बोरो टाइप. सो लेट्स मेक अ रेफरेंस. भाई मेरे को इसको बोरो करना है. सो नाउ दिस कोड इज एब्सोल्युटली फाइन एंड क्लीन. सो यही है वो कोड. एरिया रेक्टेंगल लेता है विच इज़ एन %, मतलब कि एक बोरो करता है रेक्टेंगल टाइप को, मल्टीप्लाई करके रिटर्न किया एंड हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पास किया था. Here we have defined a struct named rectangle. Inside the curly braces, we defined the fields width and height, both of which have u32. Then in the main, we create a particular instance of the area that has width 30 and height 50. Our area function is now defined with one parameter, rectangle, whose type is an immutable borrow. हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसको म्यूटेबल रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, इम्यूटेबली बोरो किया स्ट्रक्ट रेक्टेंगल को. सो वी वांट टू बोरो द स्ट्रक्ट रादर देन टेकिंग द ओनरशिप ऑफ इट. तो ये हमने डिस्कस किया. दिस वे मेन रिटेन्स द ओनरशिप एंड कैन कंटिन्यू द रेक्ट वन विच इज़ द रीजन वी यूज %, इन द फंक्शन सिग्नेचर एंड वी कॉल द फंक्शन. द एरिया फंक्शन एक्सेसेस द विड्थ एंड हाइट फील्ड्स ऑन द रेक्टेंगल इंस्टेंस. ओके, एंड यहाँ पर आर फंक्शन सिग्नेचर एरिया नाउ सेज एग्जैक्टली व्हाट वी मीन कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. So now this particular code is more clean. Okay, अब यहाँ पर what we can do is हम ना अपने रेक्टेंगल को ना प्रिंट नहीं कर सकते. The area of a rectangle, okay, let's say अगर मैंने यहाँ पे बोला रेक्टेंगल एंड मैंने यहाँ पर इस तरह से कुछ बोला एंड मैं यहाँ पर ना रेक्टेंगल को, जो मेरा ये रेक्ट है, इसको भी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ. तो व्हाट यू विल नोटिस इज वी आर गेटिंग एन एरर. वो बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं पता कि रेक्टेंगल को कैसे प्रिंट करना है बिकॉज रेक्टेंगल एक कस्टम टाइप है, एक कस्टम स्ट्रक्ट है, तो मुझे नहीं पता इसको प्रिंट कैसे करते हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो अगर आप रेक्ट वन को प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हो वो एरर कर रहा है बिकॉज प्रिंट एलन को क्या पता ना कि कैसे प्रिंट करना है, उसको नहीं पता, है ना. तो हमें एक कोड मिला कि भाई मेरे को नहीं पता रेक्टेंगल को कैसे प्रिंट करना है. द प्रिंट एलन मैक्रो can do many kinds of formatting. By default the curly brackets tell the println to use formatting known as display. तो ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ना डिस्प्ले फॉर्मेटिंग यूज़ करता है जब हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं. आउटपुट इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट एंड एंड यूजर्स कंजम्पशन.
The primitive types we have seen so far implement display by default because there is only one way you want to show one or any other primitive data type. But with structs, the way println should format the output is less clear because there are more display possibilities. Do you want to have commas or not? किस तरह से उसको print करना है? So do you want to print the curly braces? Should all the fields be shown? Due to this ambiguity, confusion, or I can say, Rust does not try to guess, and structs don't have a provided implementation of a display to use println with a placeholder. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ क्या है, मैक्रो कॉल नाउ लुक लाइक, लेट्स राइट द println मैक्रो कॉल नाउ लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. पुटिंग this thing inside the curly brackets of the println, we want to use an output format called debug. तो हमें नहीं पता इसको डिस्प्ले कैसे करना है, बट भाई काम करो मेरे लिए ना इसकी डीबग वैल्यू लेकर आओ. ठीक है, इसको कहते हैं डीबग वैल्यू. ठीक है, अगर आप देखोगे दिस इज नोन एज डीबग वैल्यू. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबग वैल्यू लेकर आओ. And the debug trait enables us to print our structs in a way that is more useful for developers so that we can see the value what we are debugging. But अभी भी एक एरर आ रहा है. Even after using debug वो बोल रहा है कि भाई रेक्टेंगल के ऊपर debug trait implemented नहीं है. Okay, so Rust doesn't include the functionality to print debugging information, but we have to explicitly opt in to make the functionality available to our struct. तो हम बस क्या करेंगे, हमारे रेक्टेंगल के ऊपर बोलेंगे, ठीक है, एक सिंटैक्स याद रखना, हम इसके ऊपर बोलेंगे कि भाई हैश ओके डेराइव करो, ओके डेराइव करो क्या डीबग ट्रेट. तो अब हमारा जो स्ट्रक्ट रेक्टेंगल है ना वो एक डीबगेबल, मतलब वो एक डीबग ट्रेट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, नॉट इम्प्लीमेंट बेसिकली डेराइव कर रहा है. एंड नाउ यू कैन सी दैट वो एरर चला जाता है. एंड अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करता है, इस रेक्टेंगल को इस तरह से प्रिंट कर रहा है. कैन यू सी, ये बोल रहा है दिस इज वॉट वी आर गेटिंग इन द प्रिंट, राइट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एंड ये रेक्टेंगल मेरा रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ, इसको ऐसे ले लेते हैं. सो नाउ यू विल सी द एरिया ऑफ, ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, इज दिस. एंड अगर मैं यहाँ पर एक हैश लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक हैश लगा देता हूँ, इसको कहते हैं प्रीटी डीबग. तो ये ना यू कैन सी दैट ये न्यू लाइन को भी मेंटेन रख रहा है कि रेक्टेंगल ये न्यू लाइन के अंदर फील्ड्स को डाल रहा है. तो इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ फील्ड्स, तो आप चाहते हो हर फील्ड एक न्यू लाइन पे, तो आप इसको प्रीटी डीबग, प्रीटी प्रिंट भी कर सकते हो. अगर आप हैश को हटा दोगे तो एक सिंपल डीबग करेगा. लेकिन टू यूज़ दिस डीबग वैल्यू मेक श्योर दैट यू हैव दिस पर्टिकुलर लाइन एडेड एट द टॉप. ओके, just before the constructor definition. So this is what we are getting. So now we add the program, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा. Nice. It's not the prettiest output but we show all the values. अगर आपको इसको prettily print करना है तो you can use this syntax जो हमने अभी देखा. Okay. जिससे ये न्यू लाइन्स में आ जाएगा. Another way to print the value is using the debug format, that is dbg macro, which takes the ownership of the expression. Okay. Println prints the file and the line number that debug macro was called. The only problem is calling the debug macro prints the standard error console stream as standard error opposed to println which prints the standard output to the screen. तो ये एक बहुत ही चीज़ है, ठीक है. तो ये देखेंगे दैट स्ट्रीम्स क्या होती हैं. अगर हम किसी एरर मैसेज को या फिर एक मैसेज को कहीं पाइप करते हैं, कहीं रीडायरेक्ट करते हैं, तो उस केस में ये काम आएगा. अभी के लिए इसको स्किप कर दो. तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ना println की जगह डीबग यूज़ कर लो एंड इसके अंदर आप एरिया डाल दो, दी ओनली नॉट एरिया सॉरी रेक्टेंगल डाल दो. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये ओनरशिप लेता है. सो नाउ यू कैन सी दैट इसने ओनरशिप ले लिया, तो अब आप इसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते. println ओनरशिप नहीं लेता बट लेकिन डीबग ओनरशिप ले लेता है. तो इस केस में देखते हैं दैट हमारा किस तरीके का डीबग क्या कह रहा है. ठीक है, तो अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यू कैन सी दैट डीबग के अंदर एक अच्छी चीज़ क्या है दैट वो ना लाइन नंबर और फाइल नंबर भी बता रहा है कि भाई लाइन नंबर 15 कॉलम नंबर 5 पे ये रेक्टेंगल है. तो डीबग के अंदर मोर इन्फॉर्मेशन है बट वो ओनरशिप भी ले जाता है. ओके सो हियर इज़ एन एग्जांपल फॉर डीबग. एंड डीबग के अंदर आप उसका रेफरेंस भी पास कर सकते हो. ठीक है, सो डीबग मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली, तो एक बार देख लेते हैं डीबग. एंड अगर हम इसके अंदर एक रेफरेंस पास करते हैं तो इट डजंट टेक द ओनरशिप. सो डीबग इज़ एक्चुअली मोर कूल अगर हम उसमें रेफरेंस पास करते हैं. एंड यू कैन सी दैट ये हमें लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर भी दे रहा है, तो एडवांटेज है ना. डीबग इज़ वेरी कूल. सो आने वाले प्रोग्राम्स में डीबग को भी देखेंगे. वी कैन पुट डीबग अराउंड द एक्सप्रेशन एंड बिकॉज डीबग रिटर्न्स द ओनरशिप ऑफ द एक्सप्रेशन वैल्यू, द विड्थ कहाँ गया. ओके, सो डीबग एक्चुअली रिटर्न भी करता है. नाइस. सो मैंने ज़्यादा डीबग को ऑनेस्टली यूज़ नहीं किया है. ठीक है, द विड्थ फील्ड गेट्स द सेम वैल्यू एज वी डिडंट हैव द डीबग. तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से दैट मेरे को ना देखना है दैट इस एरिया की वैल्यू क्या आ रही है प्रिंट होकर. तो हम ना इसको डीबग के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, डीबग क्या करेगा,
प्रिंट तो करेगा ही करेगा, प्लस इसको रिटर्न भी कर देगा। ओके, सो प्रिंट रन करेंगे ना अगर हम, तो यू कैन सी दैट उसने प्रिंट किया कि भाई कैलकुलेट एरिया फंक्शन ने ये रिटर्न किया। तो मतलब बहुत ही अच्छे वे में डीबग कर रहा है ये, बहुत ही अच्छे वे में प्रिंट कर रहा है, एंड प्लस उसने इस वैल्यू को रिटर्न भी कर दिया सो दैट आई कैन यूज़ इट हियर। सो डीबग मैक्रो इज़ अ वेरी कूल मैक्रो, एंड इसको हम आने वाले एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। वी कैन सी द फर्स्ट बिट ऑफ द आउटपुट केम फ्रॉम सोर्स मेन लाइन 10। तो मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से डीबग करता है कि कौन सी लाइन पे कौन सी फाइल से ये आ रहा है। Okay, the debug call on line number 14 outputs the value rectangle1, which is rectangle struct. The output sees the pretty debug format of the rectangle type. Debug macro can really be helpful when you're trying to figure out what your code is doing. In addition to the debug trait, Rust also provides a number of traits for us to derive. तो वो आप भी देख सकते हो दैट और भी हमारे पास और भी ट्रेड्स हैं जिनको हम डेराइव कर सकते हैं, तो यू कैन सी हेयर। बट ठीक है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नॉट इन दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस पूरा है स्ट्रक्ट्स पे। ओके, those traits and their behaviors are listed in appendix C. We will cover how to implement these traits with a custom behavior as well as how to create your own traits. So this is very important, खुद के traits हम कैसे बना सकते हैं, कौन से चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में काफ़ी कुछ है देखने वाला। देयर आर ऑल्सो मैनी एट्रीब्यूट्स देन ड्राइव फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी यहाँ पर क्या है, आर एरिया फंक्शन इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट ओनली कंप्यूट्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। इट वुड बी हेल्पफुल to tie this behavior too closely to our rectangle structure because it won't work with any other type. Now यहाँ पे what they are saying, हमारा जो ये कोड है ना, सो फार सो गुड, ठीक है। मेरे को ना ये डीबग हटा लेने दो, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए अभी ये डीबग। तो अभी तक ये जो हमारा कोड है, दिस इज़ सो फार सो गुड। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं कि यार ये जो हमारा फंक्शन है ना कैलकुलेट एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकता है ना, सिर्फ। लेकिन ये जो फंक्शन है ये ना इस स्ट्रक्चर के साथ ना टाइड अप नहीं है। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर अलग है, एक फंक्शन अलग है जो स्ट्रक्चर को यूज़ करता है, और ये दोनों मिलके एक फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। लेकिन ये दोनों ना आपस में टाइड अप नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। हो सकता है ये फंक्शन होता ही ना, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। तो इनको टाई अप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड सिंटैक्स। ओके, तो मेथड सिंटैक्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे दैट व्हाट इज मेथड सिंटैक्स। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मोटिव था दैट वाज कि हम स्ट्रक्चर्स को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने डीबग मैक्रो के बारे में पढ़ा, एंड हमने देखा दैट स्ट्रक्चर्स कैसे रिलेटेड फील्ड्स को ग्रुप करता है, एंड किस तरह से हम अपने कोड को मोर रीडेबल एंड मोर ऑब्वियस बना सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्ट्स एंड किस तरह से स्ट्रक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।